नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर से प्रतिबंध हटाया। और राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। पैरालंपिक खेल 2024 का पेरिस में भव्य उद्घाटन के साथ शुभारंभ। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए है, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस योजना के तहत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता को समर्थन दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को भी स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाली सक्रिय शासन व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की ये पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1 परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,500 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसैनिक कमान ईएनसी का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री विशाखापत्तनम के नौसेना केंद्र पर एक कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे, जहां वे पूर्वी नौसैनिक कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे नौसेना के विभिन्न अभियानों की समीक्षा भी करेंगे। श्री सिंह विशाखापत्तनम से आज दोपहर बाद केरल के तिरुवनंतपुरम जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। मतदान 25 सितंबर को होगा। परिसीमन के बाद विधानसभा खंडों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। 24, 26 और 40 विधानसभा खंडों में मतदान 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई।
नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 279 उम्मीदवारों में से 244 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 35 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया। कश्मीर घाटी में 23 और जम्मू संभाग में 12 नामांकन पत्रों को रद्द किया गया। चुनाव अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार कल दोपहर 3 बजे से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय से अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए बच्चे के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। भाजपा की हरियाणा इकाई ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो पोस्ट में बच्चे का इस्तेमाल किया था। इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को नोटिस जारी किया और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गुरुवार शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों द्वारा किसी भी चुनाव प्रक्रिया में बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सरायकेला सीट से भी त्यागपत्र दे दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के लोगों के हित में है। जो भी हम निर्णय लिया है झारखंड के हित में लिया है, आगे हम बताते जाएंगे। जो भी निर्णय है बढ़िया लिया है। हम संघर्ष की व्यक्ति हूँ, किसी तरह से हम घबराते नहीं है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कल जमाते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर से प्रतिबंध हटा दिया। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद और हिंसा में बांग्लादेश जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सरकार ने पिछले परिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसमें जमात शिविर और उसके प्रमुख संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि ये निर्णय तुरंत प्रभावी होगा। इससे पहले 1 अगस्त को पिछली अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 के अंतर्गत जमात शिविर और उसके सभी सहयोगी संगठनों पर राजनीतिक संस्थाओं के रूप में प्रतिबंध लगा दिया था। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक कल मॉस्को में शुरू हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। बैठक के पहले दिन वर्ष 2025-26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत रूस संयुक्त आयोग की कार्य योजना पर श्री राय और रूसी संघ के नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्री कुरेनकोव अलेक्जेंडर विचिस्लावोविच ने हस्ताक्षर किए। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार वर्षा से संबंधित घटनाओं में अब तक कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देवभूमि द्वारका जिले में पिछले 24 घंटों में व्यापक भारी वर्षा दर्ज की गई। भानवड़ तहसील में सबसे अधिक 10 इंच से अधिक वर्षा, जबकि कल्याणपुर, द्वारका और खंभालिया तहसीलों में 8 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। कल पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, जिनमें से 5,000 से अधिक लोग अकेले वडोदरा शहर से है। वडोदरा शहर में आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के पहुँचने पर पानी में फंसे लगभग 1200 से अधिक लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव के लिए कल वडोदरा में भारतीय सेना की अतिरिक्त 4 टुकड़ियां और एनडीआरएफ की अतिरिक्त 5 टीमें तैनात की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है और अगले 24 घंटों के दौरान उसके दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों के करीब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर कल तक मछुआरों को न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली और उसके आसपास के कई हिस्सों में रात भर मध्यम से भारी बारिश हुई। वर्षा से कई क्षेत्रों में जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है।
आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद लगातार 3 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। वहीं पेरिस में कल उद्घाटन समारोह के साथ पैरालंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत हुई। पेरिस पैरालंपिक खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। भारतीय दल में इस बार 84 एथलीट हैं और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। एक रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 167 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने चैम्प्स एलिसीज से प्लेस दे लॉ कॉनकॉर्ड तक मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। भारत कुल 22 खेलों में से 12 में स्पर्धा करेगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगे, जबकि अवनी लैखरा और मनीष नरवाल निशानेबाजी में चुनौती पेश करेंगे। आज से भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो, तैराकी और टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। एथलेटिक्स स्पर्धा की शुरुआत कल से होगी। इसमें 38 भारतीय एथलीट भागीदारी करेंगे। लोगों की नजरें भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल पर होंगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों को कम से कम 1 घंटा खेल को समर्पित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने का है। श्री मांडविया ने सभी नागरिकों को आज राष्ट्रव्यापी उत्सव में भागीदारी करने का आग्रह किया। 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखे। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद फरहत। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी और निराशा आज सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर छलका राष्ट्रपति का दर्द, कहा मैं निराश और भयभीत हूं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोलकाता और दुष्कर्म की अन्य घटनाओं पर राष्ट्रपति का पत्र, देश आज गुस्से में, हम यौन अपराधों को जल्द भूल जाते हैं, ये दुखद है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बनेंगे 12 नए औद्योगिक शहर, विनिर्माण को बढ़ावा देना मकसद, अमर उजाला की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने आज खेल दिवस पर पैरालंपिक 2024 का रंगारंग उद्घाटन होने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, ध्यानचंद से प्रेरणा लेकर पेरिस में आज से चमक बिखेरने उतरेंगे हमारे पैरा एथलीट। इस बार भारतीय दल में सर्वाधिक 84 प्रतिभाएं। वायु प्रदूषण से 12 वर्ष तक कम हो सकती है दिल्ली वालों की उम्र, अमरीकी रिपोर्ट का दावा, लोगों की जीवन प्रत्याशा को कम कर रहा है प्रदूषण। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वडोदरा में भारी बारिश के बाद जलमग्न इलाके में फंसे लोगों को बचाते समय भारतीय जवानों की तस्वीर जनसत्ता ने प्रकाशित की है। वहीं पत्र लिखता है, गुजरात में बारिश से 19 और लोगों की मौत, घावों पर पनपने बैक्टीरिया को खत्म करेंगे चांदी के नैनो पार्टिकल। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने 4 दालचीनी और अजवाइन सहित 5 प्रकार की वनस्पतियों को मिलाकर 4 फार्मूला तैयार किया। हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद प्राची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर से प्रतिबंध हटाया। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।